ये हमारा जनरल नॉलेज का सेशन है फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए और आपका पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा। उसके अलावा ये सेशन उन तमाम बच्चों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है जो बच्चे पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस के किसी भी वन पेपर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे कोई ना कोई जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेशन जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। हम इस सेशन को कैसे लेके चलेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, वो तमाम बातें जो है वो हमने आज देखनी है। और फिर कल जो है वो हम पहला लेसन अपना शुरू करेंगे। बच्चे, एक तो ये सेशन आपका 70 डेज का है। 70 डेज का सेशन है। 70 डेज में 50 डेज आपकी क्लासेस है और 20 डेज जो है वो आपके 100 से लेके 200 मार्क्स के एमसीक्यूज के टेस्ट होंगे। तो यानी कि ये 70 डेज का टेस्ट सेशन है। ये जो प्रिपरेटरी सेशन है, इसके अंदर आपकी वो तमाम इंपॉर्टेंट डोमेन्स डिस्कस की जाएंगी जो कि एफआईए, एफपीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीपीएससी या एनटीएस के किसी भी पेपर में जो है वो पूछी जाती हैं। अब मैं अक्सर मुझसे ना बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर जनरल नॉलेज किन को तैयार करनी चाहिए, किन लोगों को जनरल नॉलेज की तैयारी करनी चाहिए। तो बेटा, हर वो बंदा जो किसी ना किसी लेवल पे कोई जॉब गवर्नमेंट की हासिल करना चाहता है, उसको जनरल नॉलेज की तैयारी करनी चाहिए। चाहे आपने किसी पीपीएससी के जॉब के लिए अप्लाई किया हो, एफपीएससी के जॉब के लिए अप्लाई किया हो, या फ्यूचर में आप करने का सोच रहे हैं, आपको या पोटेंशियल कैंडिडेट हैं आगे आगे जाकर आप जो है वो तैयारी करना चाहते हैं या कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जनरल नॉलेज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कि जिसके बगैर अब आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, ना ही आपके अपने फील्ड में और ना ही किसी दूसरे एरिया में। तो ये जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाए उतना ही जो है वो बेहतर है। सेकेंडली, जनरल नॉलेज की तैयारी में जो बच्चे गलती करते हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका सिलेबस डिस्कस कर दूं कि एफआईए का जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। तो अगर इनका एक्ट निकाल दिया जाए एफआईए का, तो इसमें पहली चीज आपकी है इंग्लिश, जिसमें से आपके 20 एमसीक्यूज आएंगे। अब इस बात को माइंड में रखिएगा कि ये जो 20 एमसीक्यूज हैं, इसमें से हर हाल में आपने 10 मार्क्स लेने हैं। ये जो 20 एमसीक्यूज हैं, यहां से आपने हर हाल में 10 नंबर लाजमी लेने हैं। अगर आप 10 नंबर नहीं लेंगे तो आप चाहे आगे जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करें, या आपके अगले पार्ट में से आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएं, आपका टेस्ट क्लियर नहीं होने वाला, आप फेल कंसीडर होंगे। तो इस 20 नंबर में से आपने कम से कम 10 नंबर लाजमी लेने हैं। जी, इन सब इंस्पेक्टर के लिए भी और असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि आपका ये 20 नंबर का जो पोर्शन है, इसको आपने हर हाल में पास करना है। और यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीजें आपकी वही सेंटेंस करेक्शन, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच और ईडियम्स भी शायद एक आधा पूछते हैं या एक आधा वोकेबलरी वर्ड होता है। वही बेसिक चीजें जो आपके इंग्लिश के सिलेबस का पार्ट होती हैं, वही चीजें जो है वो यहाँ पर पूछी जाएंगी। बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाए, मैं आपके साथ। बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ इसके ऊपर। 20 नंबर आपके जो है वो इंग्लिश के पार्ट के हैं। उसके बाद अगली चीज आ जाती है आपकी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपने क्या करना है? जनरल नॉलेज के अंदर आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी आएगी। वर्ल्ड जियोग्राफी, और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर सारी की सारी डोमेन्स, जिसमें आपकी स्ट्रेट्स कौन सी हैं, आपकी पेनिनसुला कौन से हैं, गल्फ्स कौन सी हैं, आपकी बेस कौन सी हैं, वो बेसिक जो बुनियादी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड जियोग्राफी में आप पाकिस्तान की जियोग्राफी भी ऐड कर लें, इसमें आप पाकिस्तान की जियोग्राफी को भी ऐड कर लें, तो ये जनरल नॉलेज का यहां से भी तकरीबन आपके 20 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बच्चे, आपने पिछले 2 साल और ये वाला साल यानी कि 2023 अभी तक जितना हो गया, 2022, 2021
और सेफ साइड पे 2020 भी कर लें। वैसे 2 साल एफपीएससी कहती है, आप 3 साल का करें। आप 2020 से लेके 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो आपने देखने हैं। ये आपके सिलेबस का तीसरा पार्ट हो गया। यहां से भी 20 के करीब आपके एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आपकी एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह और कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो चीजें पूछी जाएंगी। यहां से भी आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। और लास्टली आपका जो है वो मैथ्स का पार्ट है, जिसे बेसिक अरिथमेटिक हम लोग बोलते हैं। वहां से भी आपके 20 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज आने का जो है वो चांस है। फॉर द टाइम बिंग जो एफपीएससी के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस उनका है उसके अकॉर्डिंगली यहां से भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। अब ये तो हो गया एक पेपर का स्केलेटन कि आपका सिलेबस इस चीज पे जो है वो रिलाई करता है। एफआईए का एक्ट अभी निकाल दे, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको निकाल के मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर बच्चों को मसला क्या आता है? बच्चों के पास सबसे बेहतरीन बुक है मार्केट में, इम्तियाज शाहिद की बुक। आप सब लोगों ने क्या करना है कि भाग के जाना और उस बुक को ले लेना है। ऐसा नहीं करना। पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान इम्तियाज शाहिद के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। इम्तियाज शाहिद के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि बस वहां से पेपर आ जाएगा और सारा पाकिस्तान जो है वो बैठा होता है। लोगों से 40 नंबर नहीं लिए जाते पेपर पास करने के लिए। एक्चुअली इम्तियाज शाहिद की बुक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी तैयारी करने के अंदाज में है। मिसाल के तौर पे बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं। इम्तियाज शाहिद की बुक में लिखा हुआ है जी पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुई थी। वहां पे ऑप्शन दिया जी 1940 में। बच्चे ने कहा जी बस 1940 पढ़ लिया है, बस यहीं से एमसीक्यूज आना है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपको जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पढ़ लिया है 1940 में ये पास हुई थी, ये तो इम्तियाज शाहिद की बुक में लिखा हुआ है। अब आपने इसका पोस्टमार्टम करना है। आपने कहना जी पाकिस्तान रेजोल्यूशन कौन से साल हुई थी? 1940 में हुई थी। कौन सी डेट को हुई थी जी? 23 मार्च 22 मार्च को हुई थी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सेकंड किसने किया था? चौधरी खलीकुज्जमान ने किया था। पंजाब से किसने सेकंड किया था जी? सिंध से किसने किया था? बलूचिस्तान से किसने किया था? ये उर्दू जुबान में थी, इंग्लिश जुबान में थी। इसके अंदर लफ्ज पाकिस्तान था या नहीं था? इसका दूसरा नाम क्या है जी? ईच एंड एवरीथिंग। किसने इसको प्रेजेंट किया? कितने लोग मजमे में मौजूद थे? कौन से पार्क में ये जलसा हुआ? इस तरीके से आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी होती है। आप लोग क्या करते हैं, एक एमसीक्यूज जो बुक में दिया उसको क्रैम करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली उस तरह का एमसीक्यूज पेपर में नहीं आता। डोमेन वही होती है, लेकिन एमसीक्यूज एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं करता कोई भी। तो वहीं से आप लोग फंस जाते हैं। सेकेंडली, दूसरी चीज बच्चे जो प्रॉब्लम है, बच्चों को एरियाज नहीं पता कि कौन से एरियाज जो है वो तैयार करने हैं। अब आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि आपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में भी करंट अफेयर्स में तैयार करना होता है? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं जानते कि पाकिस्तान और इजिप्ट ने पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की है, उनका नाम क्या है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? फाल्कन टैलेंट। पाकिस्तान कौन से मुल्क के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है? वो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो उन्हें तो, मैं जाहिर सी बात है, मेरे पास जो पढ़े हैं उनको तो आइडिया है। फाल्कन टैलेंट किसके साथ पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्सरसाइज की है? पाकिस्तान ने इसराइल के साथ पहली मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी की है? किसी को पता है? एनीवन? करंट अफेयर से मुराद बच्चे लेते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है, फलाने मुल्क का वजीर आजम कौन है, सदर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है। भाई ये बच्चों वाली चीजें, अभी इससे बहुत आगे का मामला आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया का स्पेस प्रोग्राम कौन सा है, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कौन सा है। पाकिस्तान ने 2040 में एक प्लान किया हुआ है, कहां पर जाना है हमने। वैसे तो सारी दुनिया ने चांद पे चले जाना, जमीन पे सिर्फ हमने ही होना है, लेकिन हमने भी कहीं पर जाना है, सोचा हुआ हमने। दूसरी चीज, चाइना का स्पेस प्रोग्राम कौन सा है। फिर इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नई नई चीजें आ रही, नए नए एक्ट्स आ रहे हैं, कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। बुक्स में आपको पुराना डाटा ही मिलेगा कि जी सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, इजिप्ट के सदर का नाम बता दें क्या है।
अब मामला थोड़े से उससे आगे निकल गए। अगर आपने कोई भी जॉब सिक्योर करनी है, सो आपने एग्जामिनर से एक कदम आगे जाके सोचना है। अगर आप एग्जामिनर से एक कदम पीछे रहेंगे तो फिर आपकी जॉब कभी नहीं होने वाली। ये लिख लें, ये अभी से लिख लें कि अगर आपने अपने कंपेटिटर को हराना, एग्जामिनर इज योर कंपेटिटर, सो अपने कंपेटिटर से, अपने एनिमी से एक कदम नहीं, 2 कदम आगे रहें। वो जो सोचता है आप उससे अगले लेवल पे जाके सोचें, और ये आपको तब पता चलेगा जब आपको पता होगा कि आपने करना क्या है और कितना करना है और कहां से करना है। तो एक तो ये चीज होगी। इस सेशन के अंदर जो हमारा एफआईए के लिए सेशन है बच्चे, ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि 70 डेज का सेशन है। इसमें जो इंग्लिश का पार्ट है, इसमें जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है, उसमें आपकी वोकेबलरी, वोकेबलरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 वर्ड जो एफपीएससी और पीपीएससी पूछती है, वो जो है वो आपको आपको याद तैयार करवाए जाएंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक तो होता है सेंटेंस करेक्शन, एक होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान। मिसाल के तौर पे ब्यूटी, ब्यूटी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है? ठीक है। रेयरली एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है? रेयरली। रेयरली क्या चीज है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है? ये सारी की सारी चीजें आपकी इसी सेशन में डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद प्रेपोजिशन, इन्हीं 3 चीजों के ऊपर आपका ये वाला इंग्लिश का पार्ट आएगा। ठीक है, ये इंग्लिश का पार्ट इस इन्हीं 3 चीजों पर आएगा, और मेरा ज्यादा फोकस होगा इसके ऊपर और वोकेबलरी की टेक्निक्स के ऊपर। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि हम लोग किस तरीके से वोकेबलरी तैयार करेंगे। वी विल प्रिपेयर वोकेबलरी थ्रू मल्टीपल वेज। वन ऑफ द वे इज, एक लफ्ज है बिलियस। बिलियस का क्या मतलब होता है? बिलियस का मतलब क्या होता है? बिलियस का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। अब ये कैसे याद रहेगा चिड़चिड़ा होना? आप ये देखें, बिल्ली, कैट, कैट बाय नेचर थोड़ी सी जल्दी इरिटेट हो जाती है, जल्दी अग्रेसिव होती है बाय नेचर। तो जिसकी नेचर बिल्ली जैसी होगी वो बिलियस होगा और वो चिड़चिड़ा होगा। वर्ड वर्ड याद हो गया। सिमिलरली एक लफ्ज है कंटेंक्रस। कंटेंक्रस, अब कंटेंक्रस का मतलब होता है बदमिजाज। हाउ टू प्रिपेयर कंटेंक्रस, कैसे पता चलेगा बदमिजाज है? गौर करें। टैंक, टैंक क्या करता है? टैंक गोले छोड़ता है, और जो बंदा मुंह से गोले छोड़ता हो वो आ, कोई ने शरीफ बंदा तो हो नहीं सकता, कोई अच्छे अखलाक वाला बंदा तो हो नहीं सकता जो मुंह से गोलेबारी करे। तो वो फिर आपका क्या होगा? बदमिजाज बंदा ही होगा। वो क्या होगा? बदमिजाज बंदा होगा। इस तरीके से हम लोग वोकेबलरी को तैयार करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान, कैसे जो है वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट होता है, वो सारी चीजें हम इस सेशन में इंग्लिश के अंदर देखेंगे, जिससे आपका इंग्लिश का जो 20 मार्क्स का पार्ट है वो फुली सिक्योर हो जाएगा। जनरल नॉलेज के अंदर, अच्छा बच्चे, एक और चीज इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आप लोगों को मेरी जो बुक है जनरल नॉलेज की, जर्नी टू जीके, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए होगी। उससे बेहतरीन बुक अभी अभी वो पब्लिश भी हो जाएगी, थोड़े दिनों में उसका सेकंड एडिशन भी पब्लिश होगा। तो उससे बेहतरीन बुक आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। हाँ, वो उसमें एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है, बट वो है टोटली जनरल नॉलेज बेस्ड है। मतलब उसमें फैक्ट्स और दूसरी चीजों के हिसाब से डाटा दिया हुआ है। उसमें जनरल नॉलेज ऐसा एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं है, आपको रिटर्न डाटा में कैटेगराइज करके बताया हुआ है। तो वो मोर देन इनफ है आपको जो है वो कवर करने के लिए। तो वो जनरल नॉलेज की बुक आप जब लेंगे तो आपका ये 3 पोर्शन ऑटोमेटिकली इसकी कवर हो जाएंगे, 3 पोर्शन। अब मेरे पास वो बुक इस लैपटॉप में हो नहीं, वरना मैं आपको थोड़ा सा उसका जो है ना ओवरव्यू देता। चले, मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा बुक। अब जनरल नॉलेज के अंदर बच्चे आपने क्या तैयार करना है? जनरल नॉलेज के अंदर सारी की सारी वर्ल्ड जियोग्राफी। अब वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर बच्चे क्या तैयार करते हैं? स्ट्रेट्स तैयार कर ली, गल्फ तैयार कर ली, बेस तैयार कर ली, और वही पुरानी घसी पिटी बेस, बे ऑफ बोथनिया, या वो क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल याद कर ली, गल्फ ऑफ मैक्सिको याद कर ली। लेकिन भूल जाते हैं कि गल्फ ऑफ टोंकिन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। बच्चों ने वही 4-5 किस्म की याद की हैं, एग्जामिनर गल्फ ऑफ टोंकिन पहुंच गया है, वो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया पहुंच गया है।
वो बे ऑफ बिस्के पहुंच गया, वो बे ऑफ लव पहुंच गया। अब आप कहेंगे यार बे ऑफ लव तो इम्तियाज शायद से है ही नहीं सी, अब किधर से करें? यू हैव टू ब्रॉडन योर विजन। अगर आप दूसरे लोगों को हराना चाहते हैं तो आपको अपना विजन ब्रॉड करना पड़ेगा, और आप इस लेवल पे जब आके तैयारी करेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपकी जॉब होना ना होना वो किस्मत की बात है, मेरिट पे बाजूकात बंदा नहीं आ पाता, लेकिन आप हर पीपीएससी एफपीएससी के टेस्ट के लिए आपको इंटरव्यू कॉल जरूर आएगी, ये श्योरिटी है। अगर आप 3 डायमेंशनल होकर तैयारी करेंगे, एक क्रिकेट प्लेयर है एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स के पास हर बॉल का जवाब है, उसे 360 प्लेयर कहा जाता है। आपके पास भी हर एमसीक्यूज का जवाब होना चाहिए, और बाजुकात जो बंदा 360 डिग्री पे तैयारी करता है वो बंदा क्या करता है, वो बंदा अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज भी आ जाए जिसमें जिसका उसे आंसर नहीं पता होता, वो उसका भी आंसर निकाल लेता है एलिमिनेशन रूल के जरिए। सो ये जनरल नॉलेज के अंदर आपने वर्ल्ड जियोग्राफी को देखना। हम वर्ल्ड जियोग्राफी की ईच एंड एवरी डोमेन, इवन के कौन से जगह पे कौन सा टेररिस्ट और कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल है, वो हम देखेंगे। इसी तरह बच्चे जनरल नॉलेज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है अमान। अमान किस मुल्क की न्यूज वो है, इंटेलिजेंस एजेंसी है? एनीवन? अमान? बिल्कुल फारूक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नाम से देख लें, नाम से पता चल रहा है, ये इसराइल की न्यूज एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की। अब इसराइल के अंदर आ जाते हैं, इसराइल के वजीर आजम का नाम क्या है? मैं आपको एक जरा उदाहरण दे रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इसको एमसीक्यूज की खाल उतारनी है। नेतन्याहू, नेतन्याहू किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है? जी बच्चे, नेतन्याहू किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है? कंजर्वेटिव से। नेतन्याहू का निकनेम क्या है? व्हाट इज द निकनेम ऑफ नेतन्याहू? इसका नेतन्याहू का निकनेम है बीबी, इसका निकनेम बीबी है। इसराइल का कैपिटल कौन सा है? इसराइल का कैपिटल कौन सा है? इसराइल का कैपिटल तिल अवीव है। अब कुछ बच्चे यरूशलेम लगा के आ जाएंगे, इवन पीपीएससी वाले यरूशलेम लगा के भेज देते हैं क्योंकि वो इंडिया की वेबसाइट से डाटा कॉपी कर रहे होते हैं। आपने एक क्लू को पकड़ना है और फिर उससे चेन बनानी है, सवालों की चेन निकालनी है। जैसे होता है ना, बनी इसराइल क्या करते थे, अल्लाह ताला ने कहा कि जी आपने कुर्बानी करनी है गाय की, उन्होंने जो है वो इस सवाल पूछ पूछ के मत मार दी जी कि ये इस तरह की होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, सिंगों वाली होनी चाहिए, बगैर सिंगों वाली, रंग कौन सा होना चाहिए, दुम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए, मतलब सवाल से सवाल निकालने हैं। एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू क्रैक एनी वन पेपर जॉब एग्जाम। दूसरी चीज बच्चे, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपकी डोमेन, अब निकल जाएं उस पीरियड से, उस पुराने पीरियड से जिसमें आपको पता होना चाहिए था जरदारी की कितनी टांगे हैं, जरदारी की जो मूछें हैं उनकी लेंथ कितनी है, जरदारी के बच्चों की जो है वो पैदाइश की डेट क्या है, बेनजीर कब पैदा हुई थी, बेनजीर की वफा, वो टाइम निकल गया। वो उस तरह के सवाल अब नहीं आते। अब सवाल थोड़े से एडवांस लेवल पे आते हैं, अब सवाल थोड़े से ऊपर के लेवल पे आते हैं। अब सवाल आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि जी स्पेस पे सबसे पहले जो है वो अभी जो किस मुस्लिम कंट्री ने अपना पहला स्पेस जो है शटल जो है वो मार्स पे भेजा है? किस मुल्क ने? कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि कार्बन फ्री सिटी बना रहा है? जी यूएई ने भेजा है, यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भेजा है। कौन सा मुल्क कार्बन फ्री सिटी बना रहा है? दुनिया का कौन सा मुल्क है जो सबसे लंबा दरिया आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है? दुनिया में सबसे पहले किस मुल्क ने एक रोबोट को नेशनलिटी दी है? इस तरह की चीजें आपको अपने माइंड में लेके आनी। सऊदी अरब ने जो है वो, सऊदी अरब वो पहला मुल्क है जिसने सोफिया नाम की एक रोबोट को जो है वो नेशनलिटी दी है। यूएई नहीं है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पहला मुल्क है
जिसने सबसे पहले एक फीमेल रोबोट को जो है वो नेशनलिटी दी है। उसके बाद बच्चे आपका करंट अफेयर्स में आपको पता होना चाहिए मॉडर्न स्पोर्ट्स के ऊपर कि कौन कौन सी जो है वो टूर्नामेंट्स कहाँ, वो ये बड़ी ट्रेडिशनल चीज है। बट मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडेक्सेस आपको पता होने चाहिए कि पाकिस्तान का इंडेक्स फलानी रैंकिंग में क्या क्या है, फलानी जो एक रैंकिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान का नंबर क्या है, माइग्रेशन में पाकिस्तान का नंबर क्या है, पाकिस्तान रिफ्यूजीज के हिसाब से क्यों कौन से नंबर पे आता है, जो मुल्क रिफ्यूजीज को पनाह देते हैं पाकिस्तान कौन से नंबर पे आता है। फिर पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ का रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएमएफ इन पाकिस्तान, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का तो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में आपको पता चल ही गया होगा कौन है। पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन के अंदर। ये सारी चीजें आपको बच्चे विद प्रैक्टिस मिलेंगी और आपको ये चीजें सारी इस सेशन के अंदर डिस्कस की जाएंगी। कोई ऐसी डोमेन नहीं है, देखिए बैड लक इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हमारी कोशिश है कि वो कोई ऐसी डोमेन ना रह जाए या स्टूडेंट के माइंड में वो चीज ना रह जाए कि स्टूडेंट जो है वो कहे कि यार काश ये चीज की होती। यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास जनरल नॉलेज पीएमएस की तैयारी की थी, प्लीज रेज योर हैंड्स। अब आप नीचे जरा मैसेज पे परसेंटेज पे टाइप करें कि जो आपका पेपर आया था, जितनी तैयारी हमने की थी उसमें से कितने परसेंट आपका पीएमएस का पेपर आया था जनरल नॉलेज का। प्लीज एक परसेंटेज टाइप कर दें। जो चीजें नहीं आई थी वो चीजें या तो बहुत ही यूनिक या एग्जामिनर कुछ और ही डायमेंशन पे इन चीजों को ले गया था, वरना मैक्सिमम कंटेंट जो हमने डिस्कस किया था वही आपके पेपर में आ रहा था। वही चीज जो है वो आपके बच्चे, ये अपने कैमरास जो है ना, जिन बच्चों के ऑन है वो प्लीज अपने कैमरास ऑफ कर दें, विल बी बेटर। बच्चे ये वो चीज है जो कि आपको प्रैक्टिस, अब किसी बच्चे का पास होना ना होना अगेन ये किस्मत की बात होती है इसमें। अब जाहिर सी बात है कि एक टीचर का काम है चीजों को बेहतरीन तरीके से करवाना, ठीक है, बेहतरीन तरीके से करवाना। लेकिन आगे स्टूडेंट ने जाके कैसे परफॉर्म करना, स्टूडेंट ही जाके आगे बोंगी मार के आ जाए तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। अब बच्चे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका पेपर एक्सपेक्टेड कब है। लास्ट ईयर असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का पेपर जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ उसका था, एफआईए का था, वो हुआ था जुलाई के लास्ट वीक में। अभी भी आपका पेपर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर 14 अगस्त से पहले पहले आपका हो जाएगा। बट आपका, हाँ वो अभी 11 और 15 का ना डाउटफुल है, थोड़ा सा ना उससे आगे जाएगा, लास्ट वीक में चला जाएगा। लास्ट वीक के अंदर जो है वो कंफर्म है, वरना एफपीएससी थोड़ा सा पहले बता देती होती है, 15-20 दिन पहले आप तैयारी कर शुरू कर लेते होते हैं। तो आप लोग उसकी तैयारी जो है वो हम लोग इंशाल्लाह जैसे ही डेट्स आएंगी उससे पहले हम तैयारी अपनी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल आगे पीछे होते हैं, आगे पीछे टेस्ट होते हैं। नहीं बच्चे, मैं एफपीएससी के अंदर जो है वो चेयरमैन तो लगा नहीं हुआ कि जो डेट मैं बताऊंगा उसमें पेपर होगा। बट एक एक्सपेक्टेड डेट होती है, एक बंदे की थोड़ी सी सुनती उड़ती उड़ती खबरें आ जाती हैं बंदे के पास, तो अंदाजा हो जाता है कि किस डेट को पेपर हो सकता है। बट एक्सपेक्टेड यही कि जुलाई के जो है वो लास्ट में आपका जो है वो टेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 14 अगस्त से पहले पहले हो जाएगा। तो आप यही माइंड में रखें कि जुलाई का लास्ट वीक आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है टेस्ट की। और इस टेस्ट के अंदर आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी करंट अफेयर्स पे। लास्ट ईयर एफपीएससी की एक बात मैं आपको बता दूं कि एफपीएससी एक ऐसा इदारा है जो अपनी की हुई बात से मुकर जाता है।
अपनी की हुई बात से मुकर जाता है। इन्होंने सिलेबस आपको दे दिया है, बट जो पिछले साल पेपर्स हुए थे उसमें 40% 45% करंट अफेयर्स था। 45% के करीब करंट अफेयर्स था उनमें। तो इसलिए करंट अफेयर्स को जितना ज्यादा करना है आपने, उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदामंद चीज होगी। उसके बाद बच्चे आपका एवरीडे साइंस में आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर पे और बायो पे आपने जो है वो जोर देना है। केमिस्ट्री आप लोगों की माशाल्लाह, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं वो लोग, और बायो के? राइट, ये सब बायो के स्टूडेंट रहे हैं, केमिस्ट्री के या बायो के स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताएं कि ये जो एलिसा टेस्ट होता है ये किस लिए यूज होता है? एलिसा टेस्ट किस लिए करते होते हैं हम लोग? नहीं, किस चीज के एंटीजन डिटेक्शन, कौन सी चीज के लिए होता है ये? ये एड्स की डिटेक्शन के लिए नहीं होता? एड्स की डिटेक्शन के लिए, एचआईवी, बुखार के लिए। बेटा कभी, ये रुबीना, कभी जिंदगी में एलिसा टेस्ट करवाया आपने बुखार के लिए? अच्छा, इसी तरह ना एक एक और सवाल भी होता है बायो का। स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड? बिल्कुल ठीक है, पिनियल ग्लैंड जो है वो सबसे छोटा होता है। होता कहां पर है ये पिनियल ग्लैंड? होता कहां पर है? टांग में। बेटा टांग में कौन सा ग्लैंड होता है? कान में। कान में ग्लैंड, ये डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मारिया, खुदा का खौफ करें, आपने किधर से जो है वो किधर से मेडिसिन पढ़ी है आपने? इंसान के ब्रेन के अंदर होता है। अच्छा, लिवर हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है? लिवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है? लिवर इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। लिवर आपका एक्सोक्राइन है। ठीक है, अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है? जो डक्टलेस होते हैं वो एंडोक्राइन होते हैं कि एक्सोक्राइन होते हैं? भाईजान, ये मुझे हिसाब लग गया कि यहाँ पर डॉक्टरों की डॉक्टरी भी हिली हुई है। माजरत के साथ, डॉक्टर्स हजरात की डॉक्टरी भी हिली हुई है। तो बच्चे, जनरल नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजों को आप जरूर देख लें, अदरवाइज जो है ना आपके लिए बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। ये तो, इसके अलावा केमिस्ट्री के भी बच्चे यहाँ पर बैठे होंगे। बेटा केमिस्ट्री में मुझे याद आया, सिर्फ एक मिनट मुझे दे, जस्ट मैं एक मिनट में वापस आता हूँ। जी बच्चे, ये एक टर्म होती है न्यूट्रिनो। ये क्या चीज होती है? जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, व्हाट इज न्यूट्रिनो? वाटर मॉलिक्यूल देखा है? वाटर मॉलिक्यूल बेटा, वैसे अभी बनाऊंगा शेप तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का बनता है? वाटर मॉलिक्यूल में एंगल कितने डिग्री का होता है? 120 बेटा, ये 120 बन रहा है, ये 180 है। इट इज ऑलमोस्ट 105, एक्चुअली 104.5 होता है, लेकिन 105 जो है इसको हम लिखते हैं 105 जो है वो ये इसका एंगल होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस होती हैं?
104.5 होता है बेटा, 108 नहीं होता। अच्छा बच्चे, ऑक्सीजन का कलर कौन सा होता है? ऑक्सीजन जो गैस होती है इसका कलर कौन सा होता है? नहीं, ऑक्सीजन का कलर कोई नहीं होता। ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैस। ऑक्सीजन इज अ कलरलेस गैस। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन? जो बच्चे ब्लू कह रहे हैं ना, दे आर राइट एक्चुअली। ऑक्सीजन का कलर ब्लू कब होता है? जब वो लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसका कलर ब्लू होता है। लिक्विड ऑक्सीजन का कलर जो है वो ब्लू होता है। अच्छा बच्चे, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? तीन आइसोटॉप्स होते हैं। इनमें से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कौन सा होता है? हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन सा है? ये चीजें आपको बच्चे प्रिपेयर करनी होंगी। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। दुनिया में सबसे कम आइसोटॉप्स किस एलिमेंट के होते हैं? ये वाली चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगी। जो है वो कार्बन की वैलेंसी, वो भी कोई नहीं बताता आजकल। जो है वो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ये तो हर किसी को पता चल जाएगा। या वो केमिस्ट्री में कह देगा जी वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। हाइड्रोजन, वैसे वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है वो भी बताएं जरा यार। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा? और बेकिंग सोडा का? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक लफ्ज होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ बेसिकली की जाती है रबड़ की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। उसमें कौन सा केमिकल ऐड किया जाता है जिससे वल्कनाइजेशन होती है? सल्फर ऐड की जाती है। अक्सर हम ना बाहर बर्तनों वाला आता है, कहता है पांडे कली करा लो। वो जो पांडे कली कराते हैं उसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पांडे कली कराने को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। दैट इज नोन एज गैल्वनाइजेशन। ठीक है। और गैल्वनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? गैल्वनाइजेशन का पर्पस होता है रस्टिंग से बचाना आप अपने मटेरियल को। और गैल्वनाइजेशन किस मटेरियल की मौजूदगी में की जाती है? जिंक की मौजूदगी में की जाती है। ये सारी चीजें आपको बच्चे पता होनी चाहिए। ये पता होंगी तो ही आपका जनरल नॉलेज का पेपर पास होगा। अब जनरल नॉलेज में बड़ा कंपटीशन आ गया, हर बंदा जॉब लेना चाहता है, हर बंदे के पास डॉक्टर इम्तियाज शाहिद की बुक है। तो आप पास नहीं होने वाले ऐसे। यू हैव टू बी मोस्ट कंपेटिटिव पर्सन अमंग ऑल द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट बच्चे आपका फिजिक्स। कोई फिजिक्स का बैठा है? फारूक, आप फिजिक्स के हैं इसलिए आपके साथ जो है वो बात नहीं करूंगा इस चीज पे मैं। लेकिन जो फिजिक्स के बच्चे हैं उनसे वैसे एक सवाल है मेरा कि एक जो जैसे सबको ये बहुत बच्चों वाला सवाल है। एक तो ये, यहां पर जो है वो टॉप पे एक बंदा खड़ा है और एक बंदा जो है वो मूव कर रहा है। ये जो मूव कर रहा है इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? ये किस एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है? और ये जो टॉप पे खड़ा है इसके ऊपर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बच्चे, एक हमारे एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक थर्ड एक्सिस भी होता है, वो कौन सा होता है? और ये एक्सिस किस तरह की शेप्स में आता है? ये 3D शेप्स में आता है। 3 डायमेंशनल शेप्स में आता है।
3D डायग्राम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी यूज किया जाता है, क्या नाम है उसका? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए या उनके ऊपर काम करने के लिए। ऑटो कैड। ये जो ऑटो में, ऑटो कैड में कैड है, ये कैड किस चीज की एब्रीविएशन है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो उसकी एब्रीविएशन है। बच्चे आप में से कितने लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं? मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा वीक है। मुझे एक बात बताएं कि बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर? इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज? अक्सर आपको टेस्ट में ये चीज नजर आएगी, इंटरप्रेटर और कंपाइलर पूछ रहे होंगे। जी बच्चे, कंप्यूटर का पोर्शन आपका एवरीडे साइंस के अंदर आएगा। आपकी जो एवरीडे साइंस है उसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन भी आएगा, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर भी वही करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फर्क ये है कि एक लाइन बाय लाइन करता है और एक फौरन से कर देता है। एक आदमी जो है वो आपकी असाइनमेंट को पकड़ता है, देख के फेंकता है, कहता गलत है। तो एक बंदा जो है वो पकड़ता है और आपकी एक एक लाइन को पढ़ता है, फिर बताता है कि गलत है कि सही है। यही डिफरेंस इंटरप्रेटर और कंपाइलर में है। हु इज द फादर ऑफ मोबाइल फोन? मोबाइल फोन का फादर कौन है? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर जिंदा है या मर गया है? मार्टिन कूपर जिंदा है, और वो उस दिन पे रोता है जिस दिन उसने मोबाइल फोन इजाद किया था। मार्टिन कूपर का ताल्लुक किस मुल्क से है? मार्टिन कूपर बिलोंग्स टू विच कंट्री? बस अमेरिका। कोई और ऑप्शन नहीं तो सीधा अमेरिका। जिस तरह हमारे पास कोई और बंदा इल्जाम ना तो शैतान पे मुद्दा डाल देना है। मार्टिन कूपर इज फ्रॉम अमेरिका। भाई कभी कभी मैं आप लोगों को छेड़ने के लिए भी कह सकता हूं, लेकिन आप लोगों ने साबित कदम रहना है। मैंने सुबह भी बताया था कि मैं आपको आपके रास्ते से थोड़ा सा खींचूंगा कि यार आप लोग अपने कदमों से हटें, लेकिन आपने साबित कदमी का मुजाहरा करना है। आप लोग फिर भाग जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। एट का साइन किसने इजाद किया था? किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था एट साइन को? किसने इजाद के इसको इंट्रोड्यूस कराया था, ये साइन एट का? दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ ईमेल। उसी ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था 1972 में। अच्छा बच्चे, हमारी जो मॉडर्न मोबाइल डिवाइसेस हैं वहां पर आई मैप प्रोटोकॉल यूज होता है या पीओपी यूज होता है? हमारी मॉडर्न डिवाइसेस में आई मैप यूज होता है। और बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज होता है? बाय डिफॉल्ट आपका पॉप 3 यूज होता है। तो ये बच्चे आपका जो है वो इस तरीके से आपने कंप्यूटर्स की छोटी छोटी बट कॉम्प्लेक्स डोमेन्स के ऊपर जो है वो आपने काम करना है। जी बच्चे, मुझे आइडिया है कि एफपीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को बड़ा जो है वो स्ट्रिक्टली और बड़ा रगड़ के जो है वो पेपर निकालती है उधर से। तो हमने भी इसको रगड़ के तैयार करना है। ठीक है, तो हमें कोई इससे परेशानी वाली बात नहीं है कि हमने इसको किस तरीके से तैयार करना है। हम इंशाल्लाह इसको सेटिस्फैक्टरी तरीके से तैयार करेंगे।
और आखिर में आ गया बच्चे मैथ। आप में से कितने बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है? कितने बच्चे ऐसे जिनको अपने मैथ पे बहुत विश्वास है कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है? चलें बच्चे, फिर आप लोगों ने मेरे साथ एक वादा करना है, आप लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग माइंड गेम। और आप लोगों ने विद इन 1 सेकंड आंसर देना, सोचना भी नहीं है, जस्ट क्विकली आंसर देना है। बच्चे, ये साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं टू चेक योर कॉन्शियस माइंड, कि आपका कॉन्शियस माइंड कितना जो है वो स्ट्रांगली प्ले करता है। 1000 प्लस 40 कितना होता है? जल्दी से बताए, 1000 प्लस 40। चैट में ओपन करने लगा हूं सब लोगों की, ताकि सबको आंसर में नजर आए। 1000 प्लस 40, इसमें मजीद 1000 ऐड करें, कितना हो जाएगा? 2040। इसमें 30 मजीद ऐड करें, इसमें 1000 और ऐड करें, इसमें 20 और ऐड करें, इसमें 1000 और ऐड करें, 4090। इसमें 10 और ऐड करें। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा, 5000, 4090 में जब आप 10 ऐड करते हैं तो 4100 बनता है बेटा, नॉट 5000। दिस इज 4100। ठीक है, द राइट आंसर इज 4100, नॉट 5000। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। ये आपसे नॉर्मली वैसे ही साइकोलॉजी, किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठे तो वो आपको वैसे ही कॉन्शियस माइंड चेक चेक करने के लिए किसका कितना एक्टिव है। अब इसके मजे की बात सुने, अगर आप में से हर बंदा 5000 आंसर देगा, इट मींस यू आर मेंटली स्टेबल पर्सन, आपके दिमाग में कोई खलल नहीं है, आप नॉर्मल इंसान हैं। अगर आप 4100 कहते हैं, इट मींस यू आर ए गिफ्टेड पर्सन। और अगर आप 5100 कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका कोई इलाज होने वाला है, कोई पागलपन का दौरा आपको पड़ने वाला है नियर फ्यूचर में, तो अपना इलाज करवाना शुरू कर दें। तो बेटा, आप गिफ्टेड इसलिए हैं क्योंकि आपको पहले पता है, आपने ये डिस्कस किया हुआ है मेरे साथ। सो ये बच्चे आपका मैथ से रिलेटेड बड़ी बेसिक चीजें आती हैं। अच्छा, मैथ को करने के दो तरीके हैं। एक, इसको करने का तरीका ये है कि आप इसके मेथड को समझ लें, जो हम करेंगे। इसका दूसरा पार्ट जो मैं आपको करवाऊंगा उसमें ये होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर आपको मैथ का सवाल ना आता हो, सिर्फ आपने ऑप्शंस देख के कैसे उस सवाल को सही करना है। आपका उस ट्रिक से एक भी मैथ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी मैथ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम वो ट्रिक डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ऑप्शन सामने हो। हम पहले पार्ट में अपना डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैथ के जो सवाल किए जाते हैं। दूसरे पार्ट में हम अपने मैथ के पोर्शन में ये देखेंगे कि ऑप्शंस को एनालाइज करके किस तरीके से आप एक्यूरेटली 110% सही आंसर होगा। जस्ट ऑप्शन देखना है, एक ट्रिक लगानी है, आंसर सही हो जाएगा। अगले पे मूव करें, आपकी ऑप्शंस खुद बताएंगी कि मेरा ये आंसर है। बच्चे, मैथ का पोर्शन एफपीएससी का आसान होता है, लिटरली आसान होता है, सिर्फ एक आधा सवाल होता है। अगर आप अरिथमेटिक मीन पे काम कर लें और जियोमेट्रिक मीन पे काम कर लें और एवरेज पे काम कर लें, आपका मैथ कवर हो जाता है। एफपीएससी को अरिथमेटिक मीन इतना पसंद है, बस क्या बताऊं कितना पसंद है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पसंद है उनको। तो इसलिए आप अरिथमेटिक मीन के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत बनाएं, और अरिथमेटिक मीन के ऊपर ग्रिप आपकी बन जाती है, बट इट नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड अगेन। बच्चे, हमारा जो ये सेशन होगा, इट विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन। यहाँ पे कोई आपके ऊपर पाबंदियां नहीं है कि आपकी चैट बंद कर दी जाएगी, आपसे सवाल पूछने पे पाबंदी होगी। अगर आपने क्लास की रिकॉर्डिंग कर लिया तो मैं आपके ऊपर जो है वो कोई केस कर दूं, या आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग्स खुद ब खुद मिल जाएंगी। ठीक है, फेसबुक ग्रुप बन जाएगा, वहां पर जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल होंगी आप लोगों को। सारी चीजें आपको जो है वहां पर अवेलेबल होंगी, तो आपको कोई भी ऐसी चीज जो है वो करने की जरूरत नहीं है। वीक में आपके, हर वीक के एंड पे आपके जो है वो एक 200 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। 50 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर लगातार आपके जो है वो टेस्ट होंगे। और अगर आपकी
अगर आपका टेस्ट पहले आ गया तो FIA के टेस्ट आने से जिस दिन उसकी डेट आ जाएगी कि सपोज आपका 15 दिन के बाद टेस्ट है, तो फिर आपकी क्लासेस और टेस्ट दोनों साथ साथ चलेंगे, मतलब क्लासेस भी होंगी और फिर उसके बाद आपको 200 MCQs का टेस्ट भी देना पड़ेगा डेली बेसिस पे, ताकि आपके दोनों काम साथ साथ चलते हैं। तो ये बच्चे एक सेशन के बारे में है मामला। अब आप अपने सवालात पुट करना शुरू कर दें, जो जो सवालात आपके हैं उनका आंसर जो है वो मैं करता जाऊंगा। इसकी फीस बचे वन टाइम फी है 70 डेज की 5000, इससे ये 5000 रुपीज फीस है, इसमें आपका सारा सेशन होगा। 70 दिन की फीस यही है, इसी में नोट्स हैं, इसी में क्लासेस हैं, इसी में टेस्ट हैं और इसी में बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIA का पेपर बचे आपका, मैंने अभी बताया कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में एक्सपेक्टेड है, बट उससे आगे भी जा सकता है। FIA XBC का पार्ट है, इसी में करवाएंगे जी बच्चे। और कोई सवाल किसी का? प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सब क्लियर है? एनीवन एल्स? बेटा सेम जीके मैंने आपको बताया कि यही जो जीके का सेशन है, आप सिर्फ एक दफा ये जीके का सेशन लेंगे, दोबारा ना आप किसी के पास जाके सेशन ले पाएंगे, ना ही आपको लेने की जरूरत पड़ेगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। ना ही आप किसी के पास जाएंगे, ना ही आपका दिल करेगा जाने का कहीं किसी के पास। आगे बच्चे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तरतीब से, हम हर पोर्शन का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लेके जाएंगे जी। ऑब्वियसली PDF फॉर्म में होगी, PDF फॉर्म में बुक होगी, क्योंकि हार्ड फॉर्म में तो फिर क्यों मेरा कुंडा करवाना है आप लोगों ने। वो सराइकी में कुंडा जो है ना, एक खास इवेंट भी होता है, ऐसे कहते हैं कुंडे आ गए हैं, तो वो कुंडा ना करवाना ना मेरा आप। बच्चे कंप्लीट FIA सिलेबस इंक्लूडिंग FIA एक्ट, FIA एक्ट के लिए 3 दिन होंगे, उन 3 दिनों के अंदर आपको FIA एक्ट फिंगर टिप्स पे तैयार करवाना जो है वो ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, FIA एक्ट आपको तैयार हो जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। बच्चे फिजिकल क्लासेस कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज मैं जो है वो काफी इधर उधर मूव करता रहता हूँ, तो इस वजह से मेरे लिए फिजिकली एक जगह पे मौजूद रहना मुश्किल है। बच्चे फीस आपने अभी सबमिट नहीं करानी, आप लोग ट्रायल क्लासेस को लें, ट्रायल क्लासेस को लेने के बाद जो है वो आप फिर जो है वो देखिएगा कि आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना। बच्चे MPT इसमें आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा, लेकिन MPT जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाता हूँ। जुलाई के लास्ट वीक में जैसे ही आपका FIA का टेस्ट खत्म होगा, तो MPT जो है वो और हिसाब से तैयार करना होता है, तो MPT जो है वो आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हर साल की तरह इस साल भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगला बच्चे बच्चे सवाल। हाँ बच्चे मैंने बता दिया, FIA एक्ट इसमें शामिल होगा। लास्ट 5 मिनट्स है, किसी का कोई सवाल तैयारी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कोई और चीज से रिलेटेड? बेटा मेमोराइजेशन टेक्निक्स एज सच देखें, जनरल नॉलेज को तैयार करने की एज सच कोई बंदा आपको कहेगा ना कि मैं आपको ये टेक्निक्स बता के जनरल नॉलेज तैयार करा दूंगा, ये करके, ये सारी कहानियां होती हैं। ये आपको इस तरह से जनरल नॉलेज तैयार नहीं होती। जनरल नॉलेज नीड 2 थिंग्स, कहीं पर आपकी ट्रिक्स लगेंगी, कहीं पर आपकी प्रैक्टिस लगेगी। आप एक ही टेक्निक से सारा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे ना, जैसे एक सवाल आता है कैस्पियन सी के साथ कितने मुल्क बॉर्डर बॉर्डर मिलाते हैं, तो उसके लिए एक एब्रीवेशन है टार्की, हम लोगों ने बनाई हुई। वैसे तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान और ईरान, ये 5 मुल्क बनाते हैं। लेकिन हो सकता है कि यही एब्रीवेशन एग्जैक्टली आप लिखें, लेकिन पेपर में आप T फॉर तुर्कमानिस्तान की बजाय ताजिकिस्तान याद कर लें, A फॉर अजरबैजान की जगह आप अफगानिस्तान कर लें, R फॉर रशिया की जगह आप कुछ और तैयार करके आ जाएं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। इसी तरह एक लफ्ज है जैसी, ये जैसी किसके लिए यूज होता है? ये है आपकी गल्फ ऑफ अकबा। गल्फ ऑफ अकबा के साथ कौन कौन से मुल्क हैं? जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड इसराइल। लेकिन आपको ये एब्रीविएशन भूल भी सकती हैं। बेटा पाकिस्तान की जियोग्राफी का एक एक कोना, एक एक चप्पा छान मारना है हमने।
आपकी सारी जो जरूरियात है ना जनरल नॉलेज का या जियोग्राफी की, वो इंशाल्लाह सारी पूरी हो जाएंगी। एनी अदर क्वेश्चन? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फातिमा नूर, विदाउट एनी सेकंड। आप जो बिजनेस एड के बंदे से पूछ रहे हैं कि वो यूरोपियन हिस्ट्री बताएगा, तो मैं तो कभी भी हिस्ट्री को नहीं कहूंगा। आई विल ऑलवेज गो फॉर बिजनेस एड। बिजनेस एड में रिस्क कम है, और इसकी अटेम्प्ट सेव करनी है आपने, तो बिजनेस एड जो है वो बेहतरीन चॉइस है। हिस्ट्री में तो आपको नहीं आता ना, सवाल फंस जाएंगे। बिजनेस एड में बचने के चांसेस हैं। बेटा क्लास का टाइमिंग यही होगा। अब मुझे, आप सब लोग बैठे हैं, वैसे क्लास की टाइमिंग के लिए सूटेबल टाइम कौन सा है? 9:30 टू 11 या 10 टू 11:30? कौन सा टाइम सूटेबल है? चैट ओपन कर दूं आप लोगों की?